हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नीट की डीपीपी 2 में हम बेसिकली जो आज एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं वो है जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड। मैं आपको 10 एमसीक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और उस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन के बाद आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो में लेके आता रहूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1। टिबिया इज अ बोन फाउंड इन। सो जैसे हमें पता है कि हमारे ह्यूमन बींग में 206 बोन होते हैं। तो ये जो 206 बोन में जो लेग्स पार्ट होते हैं, लेग, तो लेग में जो बोन्स होते हैं, सबसे पहला जो बड़ा बोन होता है वो होता है फीमर। उसके बाद होता है टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया जो बोन होता है वो लेग के अंदर आता है और स्कल के अंदर जो बोन होते हैं वो हेड पे होते हैं। आर्म के जो बोन होते हैं वो होते हैं ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, और फेस के जो बोन होते हैं फेशियल बोन होते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है सी, लेग। क्वेश्चन नंबर 2। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? ऑप्शंस आर ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पेंक्रियास, ऑप्शन सी लिवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। So actually I would like to tell you thyroid gland is the largest endocrine gland in our body. thyroid gland हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लेकिन ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन कैटेगरी में आती है। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो प्रकार के आते हैं, एक आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हम उनको कहते हैं जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लिवर जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन कैटेगरी में। तो अगर हम ये देखें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में, तो लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। पेंक्रिया, ये जो ऑप्शन है, पेंक्रिया पार्शियल एंडो और पार्शियल एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। ये एक ही ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो हाफ पार्शियल एंडोक्राइन है और पार्शियल एक्सोक्राइन है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है सी, लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड और लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट? ऑप्शंस आर ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 4.8 डिग्री सेल्सियस एंड डी नन ऑफ दिस। तो जनरली वाटर की जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर अगर हम देखें तो उसका होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आंसर होता है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब आजकल की मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, मतलब आजकल की टेक्निक के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है? ऑप्शन ए 3 किंगडम सिस्टम, ऑप्शन बी 5 किंगडम सिस्टम, ऑप्शन सी 2 किंगडम सिस्टम एंड ऑप्शन डी 6 किंगडम सिस्टम। तो 3 किंगडम सिस्टम जो है वो कार्ल वूज ने दिया हुआ था। 2 किंगडम सिस्टम जो है वो हैकल ने दिया हुआ था, सॉरी 2 किंगडम सिस्टम कार्लस लिनियस ने दिया हुआ था। 6 किंगडम सिस्टम एक्चुअली नहीं है और 5 किंगडम सिस्टम जो है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया हुआ था। अब ये जो 2 किंगडम सिस्टम है, कार्लस जो साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस, उन्होंने ये कहा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए और वो कैटेगरी आती है प्लांटी और एनिमलिया की। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लांट और एनिमल कैटेगरी में सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तो फंजाई, मोनेरा, इन सब का क्या होगा? फिर उसके बाद कार्ल वूज ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो कैटेगरी थी आर्चियोबैक्टीरिया मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया, और दूसरे थे यू बैक्टीरिया मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया, और तीसरी कैटेगरी थी यूकैरिया जिसमें उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट टेक्निक जो आजकल हम फॉलो करते हैं वो होते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी। और आज आर.एच. व्हिटेकर ने ये जो 5 डोमेन सिस्टम है उसमें से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। तो ये 5 कैटेगरी थी किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। सो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 5। किंगडम फंजाई इंक्लूड्स। तो किंगडम फंजाई में कौन आते हैं बेसिकली? सो किंगडम फंजाई में फर्स्ट ऑप्शन है ए असेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
सेकंड, नॉन क्लोरोफिल मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी, नॉन क्लोरोफिल मल्टीसेल्युलर थैलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी, क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चलिए हम डिटेल में देखते हैं। सो इसका जो आंसर होता है, आंसर हम देखने से पहले हम पहले डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ए, असेल्युलर यूकैरियोटिक। असेल्युलर का मतलब होता है वायरसेस। तो फंजाई बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। असेल्युलर का मतलब तो डायरेक्ट वायरसेस आ जाता है, तो पहला वाला ऑप्शन तो कट है। सेकंड ऑप्शन, नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेल्युलर। फंजाई नॉन क्लोरोफिलस है, तो देखिए बी और सी में दोनों में नॉन क्लोरोफिलस है और डी में क्लोरोफिलस है। तो फंजाई में कभी भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो फंजाई यूकैरियोटिक के साथ ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो कट हो गया। बी और सी में दोनों में देखिए नॉन क्लोरोफिलस है और मल्टी सेल्युलर। तो यस, फंजाई मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है चेंजेस है, यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यस, फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, फंजाई थैलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। थैलोफाइटिक का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर स्टेम, रूट और लीफ जैसे पार्ट्स नहीं दिखते हैं। लेकिन फंजाई में भले लीफ जैसे पार्ट ना हो, लेकिन उनके अंदर स्टाइप, पिलस, गिलस ऐसे ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर हो जाता है फंजाई नॉन क्लोरोफिल वाले होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं और प्लस ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द सी and ocean and the physical and chemical characteristics of their environment is। मतलब ऐसी कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो जो सी में, मतलब सी में पाए जाते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं, और उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करते हो एनवायरनमेंट में। तो देखिए सोशल बायोलॉजी है वो तो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड रहती है, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, रिवर से रिलेटेड है। तो बचा मराइन बायोलॉजी, और मराइन का ही मतलब होता है सी और ओशियन। तो इसका आंसर निकल के आता है हमारे सामने बी, मराइन बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ अ यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम डेटा को और टेक्निक्स को यूज करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में। लेकिन इंजीनियरिंग भी कैसी होनी चाहिए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आपको पता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच होती है, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिकली चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है मान लो नॉर्मल कॉटन प्लांट। अगर कॉटन प्लांट को हमें बीटी कॉटन बनाना है तो हमें उसे बीटी बैक्टीरिया की जीन्स उसमें डालनी पड़ेगी। तो अगर हम कोई दो चीज़ों को मिलाते हैं, एक साथ में नया बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये इंजीनियरिंग हुआ। लेकिन ये इंजीनियरिंग कौन सी फील्ड में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ऑब्वियसली ये ब्रांच हो गई बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाता है डी, बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, the molecule of living matter that provides building block are mostly based on। तो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शंस आर कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन। सो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, लिविंग मैटर के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग बनाता है। तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में जो ब्रांच होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वाली ब्रांच होती है जिसमें हम कार्बन का स्टडी करते हैं। तो वो सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कार्बन की स्टडी करते हैं। तो कार्बन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। इवन दो अगर हम ये देखें तो कार्बन प्रोटीन में, लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट में, न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए, आरएनए सब में कार्बन पाया जाता है। तो इसका आंसर निकल के आता है ए, कार्बन। क्वेश्चन 9, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनेल्स आर यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर, सब सेल्युलर स्ट्रक्चर, नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर। अब काफी लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि ऑर्गन और ऑर्गेनल में उनको समझ में नहीं आता। जैसे लिवर है, पेंक्रिया है, स्टमक है, डिओडिनम है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है, आईज है।
तो ये सब ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, राइबोसोम, मेसोसोम, ये जो सब होते हैं ना, वो होते हैं ऑर्गेनेल्स। तो हमें पूछा गया ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनेल्स यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होते हैं? नहीं। ऑर्गेनेल्स मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर होते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनेल्स सब सेल्युलर स्ट्रक्चर होते हैं? तो हाँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होते हैं ना, वो सब सेल्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर मतलब वायरसेस नहीं। तो ऑर्गेनेल क्या होते हैं? सब सेल्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। सी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज। तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। सो गाइस, इसका आंसर है ए, पेनिसिलिन, बिकॉज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी, जिस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। सो गाइस, ये थे हमारे 10 एमसीक्यू जो कि आज हमने नीट की डीपीपी 2 में देखा, जो कि टॉपिक था हमारा जनरल बायोलॉजी का। ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने हर रोज लेके आता रहूंगा। प्लीज आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए और आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है उसे बढ़ाने की कोशिश मैं करता हूं, आपसे सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अगर आप सोल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, तो नीट में आपको 360 बायो में लेके आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा है टारगेट 360 इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी 360 का ही होता है, लेकिन हम 360 में से 360 भी लेके आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।